वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बच्चों, हम एनसीईआरटी को रीड बिटवीन द लाइंस, जो आपने एक इडियम सुनी होगी, मतलब एक डीप मीनिंग के साथ हर एक लाइन को पढ़ना। बच्चों, उस लाइन के पीछे का क्या मतलब है उसको जानना है, तभी आप एनसीईआरटी बच्चों पढ़ सकते हैं। मींस एनसीईआरटी में हर एक लाइन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहाँ पर छुपा होता है। सो हम इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ताकि हम इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं बच्चों, उसको क्लियर कर पाएँ। सो प्रीवियस लेक्चर में हम ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी थी। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेकंड बच्चों, ये अपना पार्ट है यहाँ पर इस चैप्टर का, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। सो पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में, पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स जो मैटर होता है दैट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। और बच्चों, आज हम देखेंगे कि उन्हीं पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सो पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एक्टिविटी 1.1 1.2 बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, और उसी के अंदर हमको पता लग गया था कि पार्टिकल्स में, जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच कुछ स्पेस होते हैं। जैसे हमने सॉल्ट ऐड किया था, शुगर ऐड की थी वाटर में, तो क्या हो गया था कि क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ था? नहीं बच्चों, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ था। डाइल्यूशन हमने की थी पोटेशियम परमैंगनेट के केस में, उससे हमें पता लगा कि भाई कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के कितने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। सो एक्टिविटी 1.1 1.2 में हम देख चुके हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिनको बच्चों हम क्या कहते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। यस, आप यहाँ पर कुछ खाली जगह आपके पास है, यहाँ आप लिख लें कि जो स्पेस होता है बिटवीन दैम इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस, या फिर हम उसको वॉइड कह सकते हैं बच्चों। VOID वॉइड होता है, उसको हम वॉइड कह सकते हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। सो वॉइड उसको कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस उसको कह सकते हैं। सो इसमें कहा हुआ है इन्होंने कि वी शो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। बिल्कुल सही बात है, जैसे हमने वाटर में डाला वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली हम क्या करते हैं, टी, कॉफ़ी या गर्मियों में बहुत ज़्यादा लिमोनेड हम पीते हैं बच्चों, नींबू पानी आप पीते होंगे। सो पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे आपने वाटर में लेमन जूस को मिलाया, नींबू पानी आपने बनाना चाहा, आपने लेमन जूस को मिलाया, क्या होगा? लेमन जूस बच्चों पूरे जो वाटर होगा उसमें फैल जाएगा, इवनली उसके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एंड आपका सॉल्यूशन जो होगा वो एक इवन टेस्ट के साथ वहाँ पर बनेगा। मीन्स उसकी हर एक ड्रॉप के अंदर आपको नींबू पानी वाला टेस्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल है। सो दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस अच्छा खासा होता है, जिसमें क्या होते हैं, दूसरे पार्टिकल्स एडजस्ट हो जाते हैं। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्लियर है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। यस। सेकंड इसमें आता है, यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। भाई मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अब ये पार्टिकल्स दौड़ रहे हैं, इसको हम किसी एक्टिविटी से अगर हमें प्रूव करना हो तो क्या हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल की बच्चों यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है टीचर की, स्टूडेंट्स की, ताकि एनसीईआरटी को एक बेस्ट लेवल की तरह पढ़ा जा सके। सो बच्चों, कहा हुआ है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक जिसको पता नहीं है, अगरबत्ती को कहते हैं, घरों में आपने जरूर जलाई होगी। एंड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनलिट होना चाहिए, जला हुआ नहीं होना चाहिए।
एंड अनलीट इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। चलो ठीक है भाई, क्लास में आपने कॉर्नर पर बिना जली हुई, मतलब आपने एक अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक वहां पर रख दी। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। बच्चों मुझे तो लगता है कि उसको बिल्कुल पास जा कर के उसकी स्मेल आपको तभी जाके कुछ ना कुछ उसकी स्मेल आएगी, ठीक है, बिकॉज वो जली हुई तो है नहीं, सो अनलीट है, सो आपको बहुत ज़्यादा पास उसकी जाना पड़ेगा, फिर जाके आपको उसकी थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, ठीक। सेकंड कंडीशन है कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब उसको आप जला दीजिए, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, जलाने के बाद आप देखोगे, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। आप क्लास में एक कोने पर आप बैठे हुए हैं, दूसरे कोने पर आपने क्या जलाई हुई है, इंसेंस स्टिक जलाई हुई है। बच्चों आप जब उसको जलाओगे कुछ देर बाद आपको स्मेल बिल्कुल पूरे क्लास में इवनली वो स्मेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या है बच्चों, जब हमने अनलिट इंसेंस स्टिक को रखा तो हमें स्मेल नहीं आई, जब हमने उसको जला दिया तो फिर स्मेल आई। तो इससे क्या पता लगता है कि पार्टिकल्स कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं। किस केस में मूव कर रहे हैं, सेकंड केस में बच्चों वो मूव कर रहे हैं। अब सेकंड केस में जैसे हमने उसको जलाया होगा तो उससे कुछ वेपर्स बने होंगे, एंड वेपर्स बच्चों पूरी वहाँ पर रूम में पूरी क्लास में फैल सकते हैं। सो ये इस एक्टिविटी से हमको पता लगता है कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, जैसे एयर में मिक्स हो गए वो क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्सिंग वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी 1.4 है अपने पास, दो ग्लास या फिर बीकर हमको लेने हैं। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, ठीक है भाई, ले लिया। उसके बाद पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक। अब इसमें भी आपकी चॉइस है, आपको ब्लू कलर पसंद है तो ब्लू लीजिए, नहीं तो रेड लीजिए। एक बीकर में आपने ब्लू या फिर रेड इंक को आपने ड्रॉप वहां पर डाल देनी है केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर, एंड हनी को आपने बच्चों सेकंड बीकर में ऐड करना है, ठीक है, हनी को आपने सेकंड बीकर में डाल देना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर इन द क्लास, ठीक है भाई, कर लिया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है हमने। अब आप ये बताइए बच्चों कि एक बीकर में हमने ब्लू और रेड इंक को डाला एंड दूसरे में हनी को हमने डाला है। अब आप कहोगे सर दोनों ही यहाँ पर, हनी कहाँ गया, ये रहा। अब आप कहोगे सर दोनों ही यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में तो दोनों ही है, सो क्या ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या दोनों सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, नहीं बच्चों, सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। बच्चों जैसे ही हमने इंक ड्रॉप डाली वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, बिकॉज हनी की विस्कोसिटी बच्चों ज़्यादा है, हनी एक गाढ़ा वहाँ पर सॉल्यूशन है, जैसे हमने उसको डाला तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। जब तक हम उसको स्टर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको हिलाएंगे नहीं स्पून से, तब तक वो मिक्स नहीं होने वाला हनी, इतना तो हमको पता है, ठीक। हाउ मेनी आवर्स और डेज इट टेक्स फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। बच्चों आवर्स और डेज तो नहीं लगेंगे, कुछ ही मिनट में वो इंक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है, बट हनी को जरूर टाइम लगेगा बच्चों, हनी को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज हनी के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका मूविंग का जो रेट है वो कम है, जबकि बच्चों जो इंक के पार्टिकल्स है वो बहुत तेज़ी से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 1.5 है अपने पास, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। बच्चों चॉइस आपके पास है, या तो आप कॉपर सल्फेट को डालिए या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को। दोनों की कलर मैं आपको बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का है एंड कॉपर सल्फेट आपका यस इस तरह के ब्लू कलर का है, ठीक है। सो कॉपर सल्फेट को हम बच्चों ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, CuSO4 फॉर्मूला हो जाएगा, CuSO4 नोट कर लें बुक के अंदर, CuSO4.5H2, इसको कहेंगे बच्चों ब्लू विट्रॉल, ठीक है, इसका आगे हम यूज़ करेंगे। सो हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को हमने डाल दिया एंड
डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, उसको हिलाना नहीं है, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, उसको हमने सेडिमेंट होने दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। अच्छा, यहां पर बच्चों आपने क्या करना है कि दो बीकर आपने लेने हैं, एक बीकर में होगा कोल्ड वाटर, एक में होगा हॉट वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर में आपने एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है, एक दो क्रिस्टल आपने उसके डाले, एंड हॉट वाटर में आपने कुछ क्रिस्टल्स उसके डाले। अब कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के जो बीकर हैं उसमें आपने ऑब्जर्व करना है कि किसमें क्रिस्टल्स ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व होंगे। What happens as the time passes and what does this suggest about the particles of solid and liquid। बच्चों जो रेट ऑफ मिक्सिंग टेम्परेचर, मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ। सो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है कि टेम्परेचर का क्या डिसोल्यूशन में कोई इफेक्ट होता है। तो बच्चों यस, इफेक्ट होता है। जैसे आपने कोल्ड वाटर में मिलाया तो उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स खुद ही मूव नहीं कर रहे हैं भाई, मूवमेंट तो है उनके अंदर, थोड़ी बहुत मूवमेंट है। आपने जैसे हॉट वाटर किया तो उसमें मूवमेंट पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगी। जैसे आप हॉट वाटर में आपने कॉपर सल्फेट डाला तो पूरे सॉल्यूशन वो बन जाएगा, पूरे वाटर में फैल जाएगा। जबकि बच्चों कोल्ड वाटर में उसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, बिकॉज कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स खुद ही मूव नहीं हो रहे हैं। सो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जितना टेम्परेचर होगा बच्चों ज़्यादा, उतना ज़्यादा मूवमेंट पार्टिकल्स का होगा एंड उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ मिक्सिंग हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज़ अब कुछ कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है। कंक्लूड करने का टाइम ये है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस what we are called kinetic energy। yes बच्चों, इसका कंक्लूजन है पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, चाहे भले वो अलग अलग स्पीड से मूव करें, बट मूव करते हैं एंड उनके अंदर बच्चों होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने किसी डैम में पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा डैम है, आपने पानी उसमें भरा हुआ है। अब क्या क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपने पानी को बहुत हाइट से आपने ड्रॉप किया, ठीक है, बहुत हाइट से। जैसे ही आपने टरबाइन घुमाने के लिए पानी डाला तो वो पानी जो फोर्स जनरेट कर रहा है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कर रहा है बच्चों, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि उस डैम में जो पानी बहुत टाइम तक जमा है, जो इकट्ठा है, जो कलेक्ट हो रखा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है डैम के वॉल पर, ठीक है, बाहर निकालने के लिए वो डैम के वॉल पर फोर्स लगा रहा होगा, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर होने की वजह से, एंड काइनेटिक होती है मूव करने की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फंडा काइनेटिक में एंड पोटेंशियल एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है? पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं भाई, कभी इधर हैं, कभी इधर हैं, कभी इधर हैं, इस तरह से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए कि पार्टिकल्स, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो गया? यस, पार्टिकल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज टेम्परेचर आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों खाली जगह पर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसी तरह से इंक्रीज इन टेम्परेचर हाईलाइट हमने किया हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। सो अब थ्री एक्टिविटीज हमने की, उसमें हमने देखा कि इंटर मिक्सिंग दो हो रही है एक दूसरे में, जो मिक्स हो रहे हैं उसको कहते हैं बच्चों इंटर मिक्सिंग। So they do so by getting into the spaces between the particles। पार्टिकल्स का भाई अपना अपना स्पेस होता है, जो इस तरह से कुछ पार्टिकल्स होंगे मैटर के और कुछ पार्टिकल इनके बीच में आ जाएंगे। सो इस तरह से लेवल भी इंक्रीज नहीं होता है एंड पार्टिकल एक दूसरे के बीच में आकर के सेटल हो जाते हैं। सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बच्चों इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे हमने क्या किया, इंक को हमने डाल दिया वाटर में,
हमने वाटर में क्या डाल दिया, इंक डाल दिया। अब इंक के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स होंगे, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, उसको कहेंगे डिफ्यूजन। जैसे आपको याद है हमने इंसेंस स्टिक जलाई रूम में या क्लास में, अब उसमें से जो स्मेल निकली उसके पार्टिकल्स एयर में इंटरमिक्स हो गए, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे एंड दिस इंटरमिक्सिंग बिकम्स फास्टर ड्यू टू हीटिंग। बच्चों जैसे आप हीट करोगे इंटरमिक्सिंग फास्ट हो जाएगी। वाई डज दिस हैपन? अगर आपको ये पैराग्राफ मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसको हम आंसर करेंगे इस तरह से, मैं इसको कर लेता हूं ब्लैक, इस तरह से। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात हजम हो गई। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। क्योंकि बच्चों जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स उतने ही ज़्यादा मूव करेंगे एंड उतने ज़्यादा मूव करेंगे मीन्स डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, इंटरमिक्सिंग ज़्यादा होगी। सो इसको आप कहीं नोट कर लें, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, ये कंक्लूजन अपना निकल गया, पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। ये आपको इसका आंसर मिल गया बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस डिफ्यूजन। सो बच्चों थर्ड अपनी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पार्टिकल्स की आ जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, अभी तो आपने कहा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हो कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यस बच्चों, इन्हीं दोनों फोर्सेस पर डिपेंड करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। जो बच्चों सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट कैसे बनती हैं, बिकॉज इन्हीं दोनों फोर्सेस पर वो डिपेंड करती हैं कि कौन से पार्टिकल कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन से कितने मूव कर रहे हैं, या किस में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। सो कुछ एक्टिविटी यहाँ पर मज़ेदार दे रखी है, पार्टिकल और मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसको समझने के लिए अपने पास कुछ एक्टिविटी है। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप आपने बनाने हैं एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। तो भाई देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, 4 ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर। बिहू डांसर की तरह आपने क्या करना है कि हाथों को इस तरह से लॉक कर देना है आपने। ठीक है, पीछे से आपने हाथों को एक दूसरे के लॉक कर देना है। ठीक, पहले ग्रुप तो ये कर रहा है। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है भाई, दूसरा ग्रुप, सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। सेकेंड ग्रुप ने क्या किया, सिर्फ हाथों को पकड़ लिए एक दूसरे के, होल्ड किया हुआ है, लॉक नहीं किया हुआ बच्चों, सिर्फ होल्ड किया हुआ है। एंड तीसरे ग्रुप ने क्या किया, तीसरे ग्रुप ने सिर्फ फिंगर्स टच की हुई हैं, तीसरे ग्रुप ने सिर्फ फिंगर टिप्स टच की हुई हैं एक दूसरे की। ठीक है, आपको समझ में आया। पहले ग्रुप ने एक दूसरे को बैक करके होल्ड किया हुआ है, दूसरे ग्रुप में सिर्फ हाथों को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तीसरे ग्रुप ने क्या किया, सिर्फ फिंगर टिप्स को टच किया हुआ है। और चौथा ग्रुप क्या कर रहा है, द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 into स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। बच्चों चौथे ग्रुप ने क्या किया कि वो इन ह्यूमन बींग्स को क्या कर रहा है, इनके बीच में से जा रहा है, इनके ग्रुप के बीच में से जा रहा है। और अब आपको ये पता करना है कि कौन सा ग्रुप इसमें से आसानी से ब्रेक हो सकता है। सो जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों सबसे कम होगी वो आसानी से ब्रेक होगा, सिंपल। जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी वो आसानी से ब्रेक होगा। द क्वेश्चन इज सर किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे हो बच्चों, जो थर्ड ग्रुप है वो तो सिर्फ फिंगर टिप्स को टच किए हुए, उसमें तो सबसे कम अट्रैक्शन है। सो चौथा ग्रुप उसको आसानी से ब्रेक कर लेगा। ठीक, क्लियर है पॉइंट। सेकंड नंबर आएगा जिन्होंने हाथों को होल्ड किया हुआ है, उनमें अट्रैक्शन फिर भी ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसमें है बच्चों, जिन्होंने
इंटरलॉक किया हुआ है, इस तरह से बैक हैंड, इस तरह से इन्होंने हाथों को इंटरलॉक किया हुआ है, ठीक। तो इनमें अट्रैक्शन बच्चों बहुत ज़्यादा होगी। तो कितनी मज़ेदार एक्टिविटी से एनसीईआरटी ने बताया हुआ है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ़ यू कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल, यस, अब आप क्या करो, हर एक स्टूडेंट को एज अ पार्टिकल बच्चों आप कंसीडर कर लो, एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर। देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ग्रुप 1 के अंदर। सो बच्चों एक्टिविटी 1.7 अपने पास है, टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है भाई, तीनों चीज़ें आप कहीं से अरेंज करें, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ठीक है, तीनों चीज़ें आपने ले ली। अब ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आयरन नेल को आप हैमर करो, आप उसको हथौड़े से मारो, पीस ऑफ चॉक को आप कट कर सकते हो, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। In which of the following three substances do you think the particles are held together with a greater force? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों किसके अंदर होगी? आयरन नेल्स के अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि चौक आसानी से कट हो जाएगी ऑब्वियसली। हैमरिंग, आप रबर बैंड को आसानी से स्ट्रेच कर सकते हो, बट आयरन नेल को हैमर करना बच्चों बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज उसमें पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। एक्टिविटी 1.8 है अपने पास, ओपन अ वाटर टैप एंड ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। बहुत ये हमने बचपन में बच्चों काम किए होंगे कि वाटर टैप में हमने क्या किया कि वो जो स्ट्रीम आ रही है वाटर की, उसको ब्रेक करने की हमने कोशिश की अपने फिंगर से, ठीक है। बट वेयर वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या आप कभी वाटर की स्ट्रीम को कट कर पाए हैं? नहीं। जैसे आप कट करोगे फिर से बन जाएगी, ठीक है। सो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? दैट इज कॉल्ड बच्चों दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। पार्टिकल वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे आप ब्रेक कर रहे हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो द अबव थ्री एक्टिविटीज हमें बताती हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। लास्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि ये अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। जैसे आयरन नेल में सबसे ज़्यादा है, फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चॉक के अंदर है, एंड उसके बाद आपका रबर बैंड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी। सो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करेगी, पार्टिकल्स मैटर टू मैटर वो वेरी कर सकती है। सो बच्चों इस तरह से अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल खेल हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करिए, फिर हम थर्ड लेक्चर में इन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बच्चों एनसीईआरटी को आपने किस तरह से पढ़ना है आपको पता लगा। सो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर।